मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग। आज उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे और इस परीक्षा उपयोगी संपूर्ण जानकारी अब वीडियो को अंत तक देखेंगे आप और अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल। ठीक, नैनीताल। सबसे पहले बात करते हैं इसके उपनाम की। क्या क्या नाम इसको दिए गए हैं। इसे कुमाऊं का वेस्टमोर लैंड कहते हैं। इसे कुमाऊं का वेस्टमोर लैंड भी कहते हैं। इसे कुमाऊं का वेस्टमोर लैंड भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं, इसे सरोवर नगरी भी कहते हैं। सरोवर नगरी भी इसे कहते हैं। ठीक, सरोवर इतने ज़्यादा है, मतलब तालाब इतने, झील इतने ज़्यादा है कि इसे प्राचीन काल में क्या कहते थे, इसे प्राचीन काल में छकाता कहते थे। छकाता जो कि किस तत्सम से बना है, तत्सम इसका षष्ठी खाता। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है 60 झीलें। ठीक है, तो इतनी झीलें थी, 60 से अधिक झीलों की एकता के कारण इसे छकाता कहा, इस क्षेत्र को छकाता कहा जाता था और इसको अब सरोवर नगरी कहते हैं। ठीक, चलिए, और इसे लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, नैनीताल को कहते हैं। ठीक है, इतने सारे नाम हैं इस नैनीताल के। ठीक, इसके बाद बात आती है इसे नैनीताल ही नाम क्यों दिया गया। ठीक, आप कहेंगे नैनी झील नैनी झील यहाँ पर है और नैना देवी मंदिर है। ठीक, अब बात आती है नैना देवी मंदिर की। ठीक, नैना देवी मंदिर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर कैसे स्थापित हुआ। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती जब सती हुई तो शिव शंकर उनके शरीर को लेकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। जहाँ जहाँ वो गए, शरीर के अवशेष जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर सिद्धपीठ बना। ठीक, उन्हीं में से एक शरीर का अंग माता की बाईं आँख यहाँ गिरने के कारण यहाँ मंदिर बना, नैना देवी मंदिर। ठीक है, इस कारण भी इसका नाम नैनीताल जोड़ा गया है। ठीक है, बात आती है झीलें बहुत सारी हैं लेकिन नैनी झील उनमें सबसे प्रमुख है, नैनी झील की। ठीक है, और जो नैनी झील है यहाँ इस क्षेत्र में नैनी झील आई कैसे। ठीक है, कहते हैं कि 3 ऋषि, ठीक है, 3 ऋषि अत्रि, पुलत्स्य और पुलह। अत्रि, पुलत्स्य और पुलह नाम के 3 ऋषि यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर नैनी झील को उत्पन्न किया। ठीक, ये कहानी यहाँ बताई जाती है इसके लिए, इसीलिए नैनी झील को स्कंद पुराण में नैनी झील को स्कंद पुराण में नैनी झील को त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। ठीक है, इसीलिए से क्या कहते हैं, त्रिऋषि सरोवर कहते हैं। ठीक, तो नैनी झील यहाँ पर थी इसलिए इसका नाम नैनीताल हुआ होगा। ठीक, बात आती है नैनी झील की, तो नैनी झील की आपको लंबाई पता होनी चाहिए। लंबाई इसकी 1500 मीटर है। ठीक, और चौड़ाई इसकी 510 मीटर है। ठीक है, बात आती है गहराई की, तो इसकी डेप्थ जो है, इसकी गहराई इसकी 10 से 156 मीटर तक है। 10 से 156 मीटर तक ये झील गहरी है। ठीक, तो ये है अभी नैनी झील के बारे में। ठीक, तो नैनी झील की उत्पत्ति और नैनी झील के ये इसका विन्यास आपको याद होना चाहिए परीक्षा के लिए। ठीक है, बात आती है अब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कब बना। नैनीताल को जिला कब बनाया गया। नैनीताल को जिला बनाया गया सन 1891 में इसे जिला मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, चलिए, तो ये था नैनीताल का उपनाम और नैनीताल का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, अब बात आती है नैनीताल की स्थिति की। ठीक है, बात करते हैं नैनीताल की स्थिति की। चलिए, नैनीताल की स्थिति की बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना होगा। देखिए NEWS, ठीक है,
इसके उत्तर में है अल्मोड़ा। नैनीताल के उत्तर में क्या है? अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा जिला इसके उत्तर में है। और इसके पूर्व में है चंपावत, चंपावत जिला, ठीक है। और इसके पश्चिम में पड़ता है उत्तर प्रदेश, यूपी की सीमा इससे लगती है, ठीक है। और इसके दक्षिण में है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, ठीक है। ये नैनीताल का, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किससे सीमाएं जुड़ती है नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इसके चारों ओर है क्या क्या, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं नैनीताल के स्थिति की बात हो गई है और नैनीताल के स्टैटिस्टिक्स क्या है, ठीक है। नैनीताल जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े, ठीक है। इन आंकड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है नैनीताल के घनत्व की। नैनीताल का घनत्व, नैनीताल का जो घनत्व है वो है 225 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 225 पर किलोमीटर स्क्वायर नैनीताल का घनत्व है, ठीक है। जबकि मैं बात करूं उत्तराखंड के घनत्व की तो उत्तराखंड घनत्व 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ऐसी बात करते हैं हम लोग इंडिया के, भारत का घनत्व करते हैं तो भारत का घनत्व है 385 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। घनत्व नैनीताल का और ये उत्तराखंड का, ये भारत का। घनत्व के मामले में नैनीताल 5वें नंबर पे है, नैनीताल का 5वां स्थान है घनत्व के मामले में, ठीक। बात करते हैं लिंगानुपात की। लिंगानुपात, नैनीताल का लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात कहते कैसे हैं, ठीक है, देखते हैं। लिंगानुपात नैनीताल का है 934/1000, इसे लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है, प्रति हजार में संख्या, ठीक। बात करते हैं उत्तराखंड का लिंगानुपात। उत्तराखंड का है 963, ठीक है। और बात करते हैं भारत के तो 943, ये भारत का लिंगानुपात है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं बात करते हैं अब साक्षरता की। नैनीताल की साक्षरता, साक्षरता नैनीताल की है 83.88%। और साक्षरता में नैनीताल का द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान है। वहीं लिंगानुपात में इसका स्थान 10वां, ये नोट कर लेंगे आप, ठीक है। ये मैं भूल गया था बताना, नैनीताल का 10वां स्थान है। घनत्व में 5वां, लिंगानुपात 10वां और साक्षरता में दूसरा स्थान है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो वैसे मैं जनसंख्या चैप्टर पढ़ाऊंगा अलग से, लेकिन आप अगर सुनना अभी परीक्षा के लिहाज से साथ साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। घनत्व के मामले में उत्तराखंड का जो नंबर 1 जिला है वो हरिद्वार है। कौन सा जिला है? उत्तराखंड नंबर 1 जिला हरिद्वार है, ठीक है। और सबसे कम घनत्व है उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी का घनत्व सबसे कम है, 41 वहाँ का डेंसिटी है। हरिद्वार का 801 है, ठीक है। लिंगानुपात की बात करूं तो लिंगानुपात के मामले में नंबर 1 है अल्मोड़ा। उत्तराखंड में नंबर 1 लिंगानुपात किसका है? अल्मोड़ा का है। अल्मोड़ा प्रथम स्थान पे है और 1139 इसका लिंगानुपात है, ठीक है। वहीं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है हरिद्वार। हरिद्वार का लिंगानुपात सबसे कम है 880, ठीक है। वहीं साक्षरता की बात करूं तो देहरादून साक्षरता के लिए नंबर 1 है और उधम सिंह नगर साक्षरता में सबसे कम वाला जिला है, ठीक। तो ये थे इसके स्टैटिक्स। बात करते हैं अब यहाँ की तहसीलों की, विधानसभाओं की और ब्लॉकों की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो नैनीताल में नैनीताल में तहसील है 9 और ब्लॉक है 8। कितनी है तहसीलें? 9 और ब्लॉक कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं तो उत्तराखंड में कुल 110 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? उत्तराखंड में 110 तहसीलें हैं और उत्तराखंड में इस समय 95 ब्लॉक है, ठीक। उसमें से 9 तहसीलें नैनीताल में हैं और 8 ब्लॉक नैनीताल में हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ की विधानसभा सीटों की। बात करते हैं विधानसभा सीटों की। विधानसभा सीटें, विधानसभा सीट। नैनीताल जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। किन सीटें हैं? 6 सीटें हैं, ठीक है। कौन कौन सी सीटें हैं? नंबर 1 सीट हो गई आपकी, नंबर 1 सीट हो गई आपकी लाल कुआं। लाल कुआं, लाल कुआं से विधायक हो गए आपके नवीन चंद्र दुमका। नवीन चंद्र दुमका, नवीन चंद्र दुमका
विधायक, ठीक है। दूसरी सीट हो गई आपकी हल्द्वानी, हल्द्वानी सीट। हल्द्वानी से विधायक हो गई आपकी इंदिरा हृदय, इंदिरा हृदय। परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है इनके बारे में, इंदिरा हृदय, क्योंकि इनको महत्वपूर्ण पद भी है। ये यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट हो गया हल्द्वानी सीट, ठीक है। तीसरी सीट आ गई आपकी नैनीताल की, नैनीताल। परीक्षा के लिए नैनीताल सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से संजीव आर्या, संजीव आर्या यहाँ से क्या है, विधायक है, और इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि ये सीट आरक्षित है, ठीक है, आरक्षित सीट। चौथी सीट आ गई आपकी रामनगर की, रामनगर, दीवान सिंह बिष्ट, दीवान सिंह बिष्ट, दीवान सिंह बिष्ट यहाँ से विधायक हैं। और पांचवी सीट आ गई आपकी, पांचवी सीट आ गई आपकी कालाडूंगी की, कालाडूंगी, कालाडूंगी से वंशीधर भगत, कौन है, वंशीधर भगत, कालाडूंगी से वंशीधर भगत विधायक हैं, ठीक है। जैसे देखिए हल्द्वानी सीट नेता प्रतिपक्ष के कारण इंपॉर्टेंट हो गई, और नैनीताल सीट संजीव आर्या ये जो आरक्षित सीट है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आती है भीमताल सीट, भीमताल सीट राम सिंह केड़ा, राम सिंह केड़ा यहाँ से विधायक हैं, ठीक है। तो ये हमारे नैनीताल से 6 विधायक हैं, ठीक है। आपको ये पता होगा कि नैनीताल में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं, ठीक है। और उत्तराखंड विधानसभा में सीटें कितनी हैं, 17 + 1 71 सीटें उत्तराखंड विधानसभा में कुल हैं। उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 71 सीटें हैं, जिनमें से 70 सीटों पर चुनाव होता है, 70 सीटें निर्वाचित। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निर्वाचित सीटें 70 लिखेंगे, कुल पूछा तो आप 71 लिखेंगे, ठीक है। और एक सीट हमारी एंग्लो इंडियन के लिए होती है, ठीक है। इस समय GIG मैन यहाँ से क्या है, एंग्लो इंडियन विधायक हैं। कुल मिला के 71 सीटें हैं, 71 सीटों में से भी 13 + 2 यानी कि 15 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। 13 हो गई आपकी SC के लिए और 2 हो गई आपकी ST के लिए, ठीक है। और ये कुल आरक्षित सीटें, उन्हीं आरक्षित सीटों में से एक सीट हो गई नैनीताल सीट। आ सकता है नैनीताल जिले की कौन सी आरक्षित है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन सकते हैं, ठीक। आपको याद होना चाहिए कौन सा विधायक कहाँ से चुन के आया है और उस पर क्या पद है इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए बात करते हैं नैनीताल के स्टैटिक हमारे हो गए। अब नैनीताल की हमने बात नहीं की, अभी खोज की, ठीक है। तो नैनीताल की जो खोज की थी वो की थी पीटर बैरन ने, P बैरन। नैनीताल की खोज किसने की थी, P बैरन ने, P बैरन, ठीक है, जो कि पिलग्रिम नाम से लेखन कार्य करते थे। पिलग्रिम इंपॉर्टेंट है, पिलग्रिम नाम से लेखन कार्य कौन करता था, कई बार आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पिलग्रिम नाम से लेखन कार्य करते थे, P बैरन, ठीक है। तो ये हो गया आपका नैनीताल का स्टैटिक्स, ठीक। अब बात करते हैं नैनीताल के महत्वपूर्ण तथ्यों की, ठीक है। चलिए बात करते हैं एरीज की, ठीक है। एरीज, आर्यभट्ट, एरीज ARIES, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, ठीक है। एरीज क्या है, ठीक है। बात आती है एरीज की, एरीज, ठीक है। एरीज क्या है, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और एरीज क्या है, एरीज एक खगोलीय वेधशाला है। एरीज क्या है, एक खगोलीय वेधशाला है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक। बात आती है, पढ़ रहे हम नैनीताल जिले को पढ़ रहे हैं, तो नैनीताल में एरीज कब आया, ठीक है। एरीज नैनीताल में 1955 में इसे शेर का डांडा 1955 में से शेर का डांडा में स्थापित किया गया, ठीक। और 1961 में इसे मनोरा पीक 1961 में इसे मनोरा पीक में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक। और 2004 में इसे स्वायत्त संस्थान डीम्ड, स्वायत्त संस्थान डीम्ड का दर्जा इसे 2004 में दिया गया, ठीक है। चलिए
बात आती है अब इसकी सहायता से अब एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन देवस्थल यानी कि मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन देवस्थल मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया है। ठीक, चलिए अब इस काम करना सब कब शुरू हुआ? जो ये प्रोजेक्ट है दूरबीन का, ये भारत और बेल्जियम का संयुक्त प्रोजेक्ट है। भारत और बेल्जियम का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है, देवस्थल जो मुक्तेश्वर में स्थापित है। ठीक, चलिए इस प्रोजेक्ट पर जो कार्य करना शुरू हुआ था वो 2007 में इस पे कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, 2007 में इसमें काम करना शुरू किया था और 30 मार्च 2016 को इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री मिशेल ने इसे जनता को समर्पित किया। ठीक, एरिज समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डेट और ये संयुक्त प्रोजेक्ट, ये कब कहाँ ये सेरग्रांडा कहाँ है, मनोरा पीक कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए बात आती है ये जो दूरबीन है ये 3.6 मीटर की है। 3.6 मीटर की जो दूरबीन है ये क्या करती है कि कम तारों वाली, ठीक है, मतलब कम रोशनी वाले तारों की भी क्या करता है, विश्लेषण कर सकता है उनका। ठीक है, जो तारे कम लाइट के होते हैं उनका भी क्या करता है, ये विश्लेषण करता है। ठीक है, यानी कि उस दूरबीन की मदद से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, चलिए बात होती है ये जो दूरबीन है इसकी खासियत ये भी है कि ये अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम सकती है। 360 डिग्री ये दूरबीन अपने अक्ष पे घूम सकती है, जिससे हमें डाटा कलेक्ट करने में ईजी होगा। ठीक, सरलता होगी। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एरिज के बारे में, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बन सकता है। फुल फॉर्म भी तैयार रखनी है, आपको याद रखनी है। ठीक है, ये डाटा सब आपको याद रखना है, नोट्स बनाइए अपने। ठीक है, और अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इसमें